नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ टिकट खरीदने की लाइन में लगे थे। रविवार के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा का कवरेज टीवी पर छा रहा था, उस दिन भारत भर से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग बुक माई शो वेबसाइट पर टिकट खरीदने का इंतजार कर रहे थे। कोल्ड प्ले का नाम आपने सुना है, मैंने रविवार को ही सुना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो लोग कोल्ड प्ले को जानते हैं वो भी कहां राहुल सांकृत्यायन को जानते होंगे। कोल्ड प्ले के दीवानों में बहुत कम होंगे जो पॉल रॉबसन या केसरबाई केरकर को भी जानते होंगे। कोल्ड प्ले 1997 का एक बैंड है जिसे अब तक 7 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। क्रिस मार्टिन, जॉनी बकलैंड, गाय बेरीमैन, विल चैंपियन और फिल हार्वे इसके सदस्य हैं। जानने की यही तो दुनिया है। हर आदमी हर चीज नहीं जानता, लेकिन कोल्ड प्ले की बात इसलिए कर रहा हूं कि भारत में रविवार के दिन 1.25 करोड़ लोग कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप के सामने बैठे थे। बार बार कोशिश कर रहे थे, अपना स्क्रीनशॉट लेकर साझा कर रहे थे। मेरी वेटिंग लिस्ट 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख है, 8 लाख पहुंच गई। ऐसी तो हमने वेटिंग लिस्ट देखी ही नहीं। कोल्ड प्ले वाले भी घबरा गए। तुरंत घोषणा हो गई कि एक और दिन कार्यक्रम कर लेंगे। फिर भी टिकट की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस देश में 3.5 लाख रुपए का टिकट कौन खरीद रहा है? कुछ जगहों पर तो इससे भी अधिक दामों की चर्चा है। पुष्ट अपुष्ट रूप से 10-10 लाख तक के टिकट बिकने की चर्चा है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में दिलजीत दोसांझ का शो हुआ। उसके टिकट को लेकर भी हंगामा मचा कि 1 लाख से ज्यादा का टिकट मिल रहा है। कहीं कहीं तो हमने 3 लाख, 4 लाख की भी चर्चा सुनी। कॉन्सर्ट लाइव सुनने का अपना मजा तो होता है। मैंने किसी का कॉन्सर्ट नहीं देखा, लेकिन दूसरों से ऐसा सुना है। इसके साथ टिकटों की मारामारी, कालाबाजारी के किस्से भी सुने हैं। उस पर मुख्य धारा में बात होनी चाहिए। दुनिया भर में टिकटों को लेकर विवाद पैदा होते हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि वह स्थिति पर काबू पाने के लिए जरूर कुछ करेंगे और वाजिब दाम पर टिकट उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। भारत में भी राहुल गांधी को टिकटों के दाम को लेकर बोलना चाहिए। हमारे युवाओं को भले ढंग का कॉलेज ना मिलता हो, लेकिन उन्हें एक अच्छा कॉन्सर्ट सुनने को तो मिलना ही चाहिए। उनके रॉक म्यूजिक सुनने के अधिकार की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। जब भी कोई इस लेवल का गायक, उसका बैंड किसी शहर में यात्रा करता है, वहां के कारोबार में जान आ जाती है। बाकायदा अध्ययन हो रहा है कि सुश्री टेलर स्विफ्ट के दौरे से किसी देश या उस देश के शहर की अर्थव्यवस्था कितनी गुलाबी हो जाती है। अभी 14 सितंबर को फाइनेंशियल टाइम्स में एंडी हॉल्डेन ने इसका विश्लेषण किया है कि टेलर स्विफ्ट के दौरों से जीडीपी में कितना उछाल आ जाता है। हुआ यह कि टेलर स्विफ्ट ने 5 महाद्वीपों की यात्रा का ऐलान कर दिया। इसका नाम इराज टूर है। इसी के साथ एक और लोकप्रिय बैंड ओएसिस का पुनर्मिलन हुआ है। इनके भी ब्रिटेन में कार्यक्रम की घोषणा हुई है। एंडी हॉल्डेन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने लिखा है कि एक पीढ़ी पहले तक म्यूजिक सेक्टर के लिए कमाई का प्रमुख जरिया था एल्बम की बिक्री। कॉन्सर्ट टूर एल्बम के प्रमोशन के तौर पर किए जाते थे, लेकिन आज स्थिति पलट गई है। अब कॉन्सर्ट टूर से ही कलाकार की मुख्य आमदनी निकल आती है और जीडीपी में संगीत के योगदान का 3/4 हिस्सा टूरिंग से ही आ रहा है। टूर करने में सीडी कैसेट बेचने और डाउनलोड से होने वाली आय से कहीं ज्यादा कमाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए अब उनका प्रदर्शन ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट हो गया है। कोई 20 साल पहले डेविड बोवी नाम के आर्थिक सिद्धांतकार ने इसकी कल्पना पेश की थी कि आने वाले समय में म्यूजिक की कमाई प्रोडक्ट से नहीं परफॉर्मेंस से होगी। बाद में इसे बोवी थ्योरी कहा जाने लगा और अब यह सच होती हुई दिख रही है। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एलन क्रूजर ने रॉकोनॉमिक्स नाम से किताब लिखी थी। इस तरह के कार्यक्रमों में टिकटों की बिक्री का अपना एक अर्थशास्त्र विकसित हो रहा है। इनका अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री विलियम विक्री और पॉल मिलग्रम को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसी लेख में इस बात का जिक्र है कि टिकटों को लेकर फैन में गहरी निराशा छा जाती है।
विवाद हो जाते हैं और बैंड की बदनामी भी हो जाती है। टेलर स्विफ्ट के दौरों को लेकर भी विवाद हुए हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। एंडी का तर्क है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में म्यूजिक का कितना योगदान है, इस पर अखबारों में उदासी छाई रहती है, जबकि इसकी संभावनाओं पर बात होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि कोल्ड प्ले पर वीडियो बनाते हैं, अपने लिए कम से कम। जो कोल्ड प्ले के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं वो जरूर इसे देखें और अंत तक चेक करते रहें कि मैंने कितना बताया और कितना छूट गया। क्या वाकई सबने दीवानगी की हद तक कोल्ड प्ले को सुना है, या देखा देखी का मामला है कि हमने भी देखा है और हम भी देखेंगे वाला मामला इस दीवानगी के पीछे तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टिकटों का अभाव पैदा कर कोल्ड प्ले के लाभार्थी पैदा किए जा रहे हैं? यह भी एक ट्रेंड है जिस पर बात होनी चाहिए। इस होड़ में केवल बड़े शहरों के युवा नहीं हैं, हर तरह के शहरों के युवा शामिल हैं, उन शहरों के भी जिनका नाम स्मार्ट सिटी है मगर अभी तक स्मार्ट नहीं हो पाए। अगर कोई गांव वाला भी लाइन में लगा है तो भाई माफ करना, हमने आपको कम समझा। आप भी कोल्ड प्ले के टिकट के लिए लाइन में लगे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत के युवा अपने गांव के आदर्श ग्राम और अपने शहर के स्मार्ट होने का इंतजार छोड़ अपनी जवानी का ठिकाना दिलजीत दोसांझ और कोल्ड प्ले टेलर स्विफ्ट में खोज रहे हैं। ये बहुत ही कूल मामला है डूड, ऐसा ही होना चाहिए। अफसोस अग्निवीर की तैयारी में लगे ये युवा कोल्ड प्ले का कंसर्ट नहीं सुन पाएंगे। मेरी तरह ये भी नहीं जानते होंगे क्या बला है, 4 साल की नौकरी मिल जाए इसी आस में जीवन खपा रहे हैं। इन्हीं की उम्र के लोग लाख लाख का टिकट लेकर झूम रहे हैं। भर्ती के स्टेडियम के बाहर ये युवा रात गुजार रहे हैं। इन युवाओं के जीवन में एक से एक भोजपुरी के स्टार हैं जो सांसद भी बन रहे हैं। इन्हें भड़काए रखने के लिए धार्मिक डीजे संगीतों की सप्लाई निरंतर की जा रही है ताकि किसी मस्जिद के बाहर आक्रामक तरीके से ये डांस कर सकें। आप किसका संगीत सुनते हैं इसका इस बात से भी संबंध है कि आपकी आर्थिक और राजनीतिक तरक्की कैसी हुई है। हर समय तलवार की जगह कलम क्यों निकालो, कभी कभी गिटार भी निकालो यारो। बस मैं अनजान था कोल्ड प्ले से, पता ही नहीं था कोल्ड प्ले वाले कौन हैं। इसका गम नहीं है, ना अपराध बोध है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहना चाहिए। कुछ उम्र के कारण भी और कुछ फितरत के कारण मेरा अपडेट नहीं हुआ। हम बुलडोजर और एनकाउंटर का आतंक ही कवर करने में लगे थे और युवाओं की जनता कोल्ड प्ले का टिकट खरीदने में एकदम अंडरपास से ही निकल गई। इस बात का कोई अफसोस नहीं कि कोल्ड प्ले मेरी जिंदगी में रविवार को ही आया, जब मेरा भी इनबॉक्स भर गया कि बहुत नाइंसाफी हो रही है। झट से यूट्यूब पर गाना सुना, फिक्स यू, तभी प्रण कर लिया अब कोल्ड प्ले के टिकट का मामला फिक्स करके रहूंगा। सोशल मीडिया पर लोग दहाड़ मार रहे हैं, कोल्ड प्ले के टिकट में बेईमानी हो रही है, ब्लैक में मिल रहा है, जैसे थानों में अदालतों में सब अच्छा हो गया, कोई सुनने वाला नहीं इनकी। मेरे दोस्तों को मिल गया, मुझे नहीं मिला, हाय मैं क्या करूं। सभी की चीख चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंचने लगी। जनवरी के कोहरे में जब ट्रैक्टर वाले को टेम्पो नहीं दिखाई दे रहा होगा और टेम्पो वाले को साइकिल वाला, उस कोहरे में कोल्ड प्ले भारत के मुंबई नामक महानगर में अपने म्यूजिक से गर्मी पैदा कर रहा होगा, एक टाइप का अलाव ही जला देगा। दहाड़ मारकर रोने वाले शायद इसी वजह से दुखी हैं। एक बंदे ने ट्वीट किया है, घर के सारे लैपटॉप डेस्कटॉप हैंडसेट लगा दिए हैं, किसी पर भी तो टिकट मिल जाएगा। ये होती है बेकरारी, टिकट चाहिए हर हाल में, मिल क्यों नहीं रहा है, ये कैसा भारत है, बुक माई शो क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। कोल्ड प्ले को नहीं जानने के बाद भी मैं कनेक्ट कर गया, क्योंकि टिकटों की कालाबाजारी जानी पहचानी लगी। 1-1 लाख में टिकट खरीदने वाले लोग तैयार थे। इंस्टा पर तो खूब सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, टिकट चाहिए डीएम कर। पता नहीं ये सही है या नहीं, जिसका डूब जाएगा वही बेहतर बता सकता है कि फ्रॉड है, हाथ मत लगाना। किसी सरकारी एजेंसी को इसमें कूद पड़ना चाहिए कि उनके रहते भारत में टिकट कैसे ब्लैक हो जाएगा, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। सीबीआई ईडी वैसे भी लो चल रही है, कोर्ट से डांट खा रही है, तो मौका था उनके लिए इमेज करेक्ट करने का। बुक माई शो टिकट के दफ्तर जाते, पता करते, जो ब्लैक कर रहे हैं उन सबको पकड़ लाते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनसे तो अच्छी वो पुलिस थी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में पैदल आती थी और सीटी बजाते हुए चोर का पीछा करती हुई निकल जाती थी। 24 घंटे हो गए, एक भी ब्लैक करने वाला नहीं पकड़ा गया, जबकि खुलेआम कई इन्फ्लुएंसर अपने हैंडल पर लिख रहे हैं उनके पास टिकट है और कई गुना दाम पर बेचने का दावा कर रहे हैं। हम इन सब की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, आखिर इसे
रोका क्यों नहीं जा रहा है, ये सवाल कर सकते हैं। क्या टिकट ब्लैक करना लीगल हो गया है? कैश में 1-1 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख का टिकट बिक रहा है, ये तो पहली हेडलाइन होनी चाहिए। ट्रंप से हम लोग इतना सीखते हैं, आजकल ट्रंप टेलर स्विफ्ट के पीछे पड़े हैं। कम से कम मुंबई के नेताओं को 1-2 बयान तो देना ही चाहिए था कि कोल्ड प्ले का टिकट ब्लैक करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। यह मोदी जी की सरकार का टाइम है, अगर कोई कांग्रेसी इसमें पकड़ा गया तो राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राजनीति नहीं हुई। कभी किसी अखबार की हेडलाइन में कोल्ड प्ले का नाम नहीं देखा, अच्छा हुआ। भारत के युवा अखबार और चैनल के भरोसे नहीं हैं, उन्होंने टेलर स्विफ्ट और दिलजीत दोसांझ को खोज निकाला है, जिसके शो में एड शीरन भी नाच कर चला जाता है। जब भी कोई नया स्टार पैदा होता है, पुराने स्टार उसके शो में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनकर आने लग जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम में केवल हाई वॉल्यूम म्यूजिक नहीं होता, कॉन्सर्ट सिर्फ गाने बजाने तक सीमित नहीं होते, पूरा इवेंट रचा जाता है। पायरोटेक्निक्स यानी आग से खेल और बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं ताकि जिसने टिकट खरीदा है उसका अनुभव पूरी तरह बदल जाए। लोग इन अनुभवों के पीछे भागते हैं और टिकट खरीदते हैं। रविवार को जब लोग मुझसे पूछने लगे कोल्ड प्ले का टिकट दिला दो, वो भी अगले साल जनवरी का, तो मैं हैरान रह गया। कोल्ड प्ले की एक खूबी है, यह बैंड अपने टिकटों का दाम कम रखता है, इतना कि उसके फैन खरीद सकें। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? ब्लैक करने वालों ने तरीका निकाल लिया और कोल्ड प्ले की पूरी स्कीम फेल कर डाली। अर्थव्यवस्था में ऐसे कार्यक्रमों के योगदान को देखते हुए सरकार को अब हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितने भी 35,000 का टिकट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में बेचने का दावा कर रहे हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। इस कमाई को उनकी आमदनी में जोड़कर टैक्स लगाना चाहिए। यह तो सीधा सीधा आयकर और जीएसटी की चोरी है। संडे को सरकार क्यों सोती रही? दुनिया की जितनी भी टिकट साइट हैं उन्हें लेकर विवाद होता रहता है। ब्रिटेन में भी टिकट बुकिंग की एक वेबसाइट है टिकट मास्टर। भारत में वियागोगो को लेकर कितनी बार सवाल उठे, वर्ल्ड कप के दौरान भी, मगर कुछ नहीं हुआ। एक और साइट है टिकट मास्टर। टेलर स्विफ्ट के कार्यक्रमों के टिकट को लेकर कई बार सवाल उठे, विवाद उठा कि फैन के साथ अन्याय हो रहा है। टिकट बेचने का सिस्टम इस तरह से रखा जाता है ताकि लोग ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर हों। दिल्ली में होने वाले दिलजीत दोसांझ के अक्टूबर कॉन्सर्ट को लेकर भी काफी नाराजगी है। कार्यक्रम की घोषणा के बाद टिकटों के आने का इंतजार था, मगर इसके मुख्य सेल से पहले प्री सेल टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए। आयोजकों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने तय समय से कुछ मिनट पहले ही टिकट खोल दी, जिससे सारी टिकट समय से पहले खत्म हो गई। आयोजकों के खिलाफ बेईमानी करने का केस भी दर्ज किया गया है। दुनिया भर में म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर गंभीरता से बात होने लगी है। जनवरी में जब कोल्ड प्ले का कार्यक्रम होगा, उसके लिए देश भर के युवा मुंबई पहुंचेंगे। मुमकिन है बहुत से युवा पहली बार मुंबई आएंगे। अगर टिकट की कीमत सही होगी तो बाकी चीजों पर खर्च करेंगे। इस एक कार्यक्रम से मुंबई शहर को कितना बिजनेस मिलेगा, लेकिन टिकटों की कालाबाजारी ने फैन के उत्साह को ठंडा कर दिया। कई लोग दिलासा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इससे सस्ता तो हांगकांग जाकर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देख लो, भारत से सस्ता पड़ेगा। लोग बाकायदा हिसाब देकर समझा रहे हैं कि कोल्ड प्ले के टिकट 1 लाख में बिक रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप अप्रैल में हांगकांग वाला कॉन्सर्ट देखाएं। आने जाने का टिकट 22,000 का। सबसे अच्छी बात यह है बुक माई शो से टिकट की बुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस ट्वीट में लिखा है लोग हांगकांग को इग्नोर कर रहे हैं। अमूमन भारतीयों को 14 दिन की ट्रिप के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता है। यहां बीच है, थीम पार्क है, पहाड़ है। अप्रैल में कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट है, बढ़िया खाना है, एप्पल के प्रोडक्ट अमेरिका से सस्ते हैं और 4-5 घंटे का सफर। इसलिए आप अगली ट्रिप हांगकांग में कीजिए। ये साहब बता रहे हैं कि भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल 14 दिनों के लिए है। यहां कोल्ड प्ले के 3 शो हैं। मुंबई और दिल्ली से सीधी फ्लाइट हांगकांग आइए, इंसान की तरह इज्जत से कॉन्सर्ट देखिए, कोल्ड प्ले को सच्चे फैन की तरह देखिए। कोल्ड प्ले के लिए मैं तो फिक्स नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि क्रिस मार्टिन का ही गाना है लेट्स टॉक, तो टॉक कर सकता हूं कि भारत में टिकटिंग की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए लोग प्रोत्साहित हों। सोशल मीडिया पर कई लोग बुक माई शो टिकट से भी सवाल कर रहे हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि कंपनी का कोई भी पक्ष मेरे पास नहीं है। कंपनी ने सिर्फ इतना कहा कि नकली टिकट बेचने वालों से बचें, लेकिन जो भी लोग टिकट खरीदकर ब्लैक मार्केट कर रहे हैं उन पर कह सकता हूं वो इस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे फैन नहीं, ब्लैकमेलर हैं, दुष्ट बदमाश लोग हैं। ऐसे लोगों को कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
23 सितंबर को बीबीसी की साइट पर लाइव शो के बढ़ते दामों को लेकर मार्क सेवेज और शॉर्लेट मैकडोनाल्ड की एक रिपोर्ट छपी है। दोनों बताते हैं कि जब 2009 में ओएसिस बैंड ने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में प्रदर्शन किया, तब खड़े होकर सुनने के लिए एक टिकट 44 पाउंड का था। अगर इसमें मुद्रास्फीति मिला लें तो अगले साल यही टिकट ज्यादा से ज्यादा 68 पाउंड का होता, मगर इससे भी कहीं अधिक 150 पाउंड का एक टिकट बिका। 2009 से 2010 के बीच एक टिकट 44 पाउंड से बढ़कर 150 पाउंड हो गया, जो बहुत ज्यादा है। यह टिकट डायनेमिक प्राइसिंग के चलते भी महंगे होते गए। डायनेमिक प्राइसिंग मतलब मांग बढ़ती देखकर दाम बढ़ाने का सिस्टम, जैसा फ्लाइट बुक कराने में होता है। कोल्ड प्ले की घटना को लेकर शांति है, जबकि इसमें घपला है, घोटाला है। कैसे एक तरह से ज्वार पैदा किया जाता है, इस खेल को भी समझना चाहिए। क्या यह ज्वार स्वाभाविक होता है या ज्वार या हाइप बनाने के लिए बकायदा एक पूरी इंडस्ट्री लगा दी गई है? देखा देखी में सब दौड़ पड़ते हैं कि हमें भी टिकट चाहिए, कोल्ड प्ले का नहीं देखेंगे तो हाजमा खराब हो जाएगा, दोस्तों को क्या मुंह दिखाएंगे। तरह तरह का दबाव बनता है, सब मिलकर एक दूसरे पर यह दबाव पैदा करते हैं। तुम्हें टिकट मिला क्या? मुझे तो नहीं मिला। बस समुद्र में ज्वार आता है और टिकट की वेबसाइट पर 1.25 करोड़ लोग टूट पड़ते हैं। बुक माई शो टिकट की वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है। एक तो टिकट महंगे होते जा रहे हैं, दूसरा इनकी ब्लैक मार्केटिंग की समस्या पैदा होती जा रही है। बीबीसी में सैवेज मैकडोनाल्ड बताते हैं कि लाइव कॉन्सर्ट इवेंट के दाम 2023 से 24 के बीच एक साल में 23% बढ़ गए। एक कॉन्सर्ट में जाना लगभग एक अच्छी छुट्टी मनाने जितना महंगा हो गया है। मैडोना की सेलिब्रेशन टूर के वीआईपी पास का दाम 1300 पाउंड था, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए। कहीं बियोंसे ने अपने रेनेसांस कॉन्सर्ट में फैंस को स्टेज पर बैठने का मौका दिया, इसका दाम सिर्फ 2400 पाउंड रखा, यानी लगभग 3.25 लाख रुपए। बीबीसी पर सैवेज और मैकडोनाल्ड का लेख काफी लंबा है, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर बाकी लेख पढ़िए, काफी कुछ जानने को मिलेगा। दोनों ने यह भी दिखाया है कि दलालों से बचने के लिए कई बार कलाकार अपने कार्यक्रम के टिकट का दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन इससे भी समाधान नहीं हुआ। डैनियल डिनल रे ने गार्डियन के अपने लेख में बताया है कि 4 साल पुराने इंग्लिश टीचर नाम के बैंड ने अभी तक टूरिंग से मुनाफा नहीं कमाया। दूसरी तरफ स्प्रिंगस्टीन, जीन सिमंस, हैरी स्टाइल्स, ओलिविया रोड्रिगो के कार्यक्रमों के टिकटों की बिक्री ने अर्थशास्त्री से लेकर राजनेताओं और फैंस को परेशान कर रखा है। कलाकारों की कमाई कितनी हो, इस पर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए। उनकी लोकप्रियता की उम्र बहुत कम होती है, तब तक वे अधिक से अधिक कमा लेना चाहते होंगे। लेकिन टिकटों की बिक्री के तरीकों पर बात तो हो ही सकती है। वहीं यंग ब्लड, पॉल हीटन और कैटी बेसर जैसे कलाकार हैं जो टिकटों के दाम कम रखना चाहते हैं, ताकि उनके वैसे फैंस भी सुन सके जिनके पास फूंकने के लिए पैसा नहीं है। महंगे टिकट और ब्लैक मार्केटिंग, यही कारण था ब्रिटेन में लोग लाइव इवेंट में जाने से बचने लगे। एक तो टिकट नहीं मिलने पर दिल टूटता था, और दूसरा इतना महंगा कि खड़े खड़े सुनने से अच्छा है उतने में कहीं घूम आए। लेकिन इससे इवेंट के आयोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बिक्री शुरू होते ही टिकट बिक ही जाते हैं। टिकटों की बेईमानी से इस मार्केट से बहुत लोग दूर हुए, ये अच्छा नहीं है। इसका समाधान होना चाहिए। इस तरह के कॉन्सर्ट का आयोजन भी कम महंगा नहीं होता है। बीबीसी के लेख के अनुसार कोविड के बाद से एक बड़े ट्रक की बीमा की कीमत $50 लाख तक पहुंच गई है। इतना महंगा सामान इनमें होता है। टेलर स्विफ्ट के एरास टूर में 50 ट्रक तक इस्तेमाल होते हैं। इसमें कैटरिंग, साउंड, लाइट का किराया जोड़कर दाम और बढ़ जाते हैं, साथ में होटल के खर्चे भी। एक्सपर्ट ड्राइवर की सैलरी भी ज्यादा होती है। स्टेज, लाइट, अन्य उपकरण ट्रांसपोर्ट करने में बहुत खर्चा आता है। गार्डियन ने एक कलाकार के मैनेजर के हवाले से लिखा है कि जब कोई कलाकार टूर पर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तब भी दिन का $7.5 लाख का खर्चा उठाना पड़ता है। इस प्रणाली की गाज छोटे कलाकारों पर गिरती है और छोटे कॉन्सर्ट हॉल के व्यवसाय को भी चोट पहुंचाते हैं। लोग सिर्फ एलीट या सेलिब्रिटी कलाकारों को परफॉर्म करते देखना चाहते हैं। युवा वर्ग सिर्फ विशेष एक्सपीरियंस चाहता है। इसके चलते जेनिफर लोपेज जैसी प्रसिद्ध कलाकार को हाल ही में अमेरिका का एक कॉन्सर्ट टूर रद्द कर देना पड़ा। टेलर स्विफ्ट के फैन टिकटों को लेकर भड़कने लगे, तब स्विफ्ट ने एक तरीका निकाला। टिकटों की बिक्री एक बार की जगह कई चरणों में की जाने लगी, ताकि बेईमानी और धांधली कम से कम हो सके। इसके अलावा टेलर के फैन का वेरिफिकेशन भी होता है और फैन को अपनी लॉयल्टी के आधार पर टिकट दिया जाता है। स्विफ्ट की भक्ति में उनके फैन खुद को गर्व से स्विफ्टी बुलाते हैं। टेलर स्विफ्ट का लॉयल्टी कार्ड पाने के लिए बाकायदा एक वेबसाइट है, टेलर स्विफ्ट कार्ड।
इस पर आप अपने नाम से लॉयल्टी कार्ड खरीद सकते हैं। जहां तक हमें समझ में आया अभी ये कार्ड उपलब्ध नहीं है, मगर कार्ड लेने पर आपको कॉन्सर्ट टिकट की कीमत में डिस्काउंट मिलेगा। स्विफ्ट के हस्ताक्षरों वाले सामान भी आप खरीद पाएंगे। लॉयल्टी कार्ड वालों को किसी इवेंट में पहले अंदर घुसने का मौका मिलेगा और टेलर के बारे में जानकारियां मिलती रहेंगी। एक कार्ड की बस एक ही कॉपी होगी जो आपके पास होगी। आपका कार्ड टेलर स्विफ्ट के खास फैन के रूप में आपकी पहचान बनेगा। कितना कुछ बदल गया है। हम यहां वीडियो ही बनाने में लगे थे, दुनिया इतनी बदल गई। तभी इनके दौरे से शहर के कारोबार में गति आ जाती है। कोल्ड प्ले के टिकटों की बिक्री के साथ साथ यह भी खबरें छपी हैं कि मुंबई के सब होटलों के दाम आसमान छूने लगे। 2-2 लाख का कमरा मिल रहा है। फिर ट्रेन, फ्लाइट, टिकट वगैरह वगैरह अलग। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि एक कमरा 2 लाख का, टिकट 1 लाख का। 22 सितंबर को जैसे ही बुक माई शो टिकट पर टिकटों की बिक्री शुरू हुई, सर्वर ही ठप हो गया। 1.5 लाख टिकटों की बिक्री होनी थी। इनके दाम 3,500 से 35,000 रुपए तक रखे गए थे। 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने लॉग इन कर दिया। सब अपनी अपनी वेटिंग लिस्ट का स्क्रीनशॉट ट्वीट कर रहे थे। कुछ फर्जी साइट्स पर भी टिकट बुकिंग की जानकारी दी जा रही थी। बुक माई शो के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से चेतावनी जारी की गई है। हमारे एक परिचित ने ऐसे ही एक अकाउंट से टिकट के बारे में पूछा तो टिकट की ओरिजिनल कीमत से 10 गुना दाम पर एक इन्फ्लुएंसर 4 टिकटें बेच रही थी। कुछ पता नहीं बेचने वाली सही है या फ्रॉड है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। 2016 में भी यह बैंड भारत आया था, मुंबई में ही आया। 80,000 से अधिक फैन सुनने गए। 2025 में इनके आगमन से चहुओर उत्साह ही उत्साह है। कोल्ड प्ले के संगीत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ कमाल तो होगा, तभी तो यहां तक दीवानगी है। कुंजी की किताब पढ़कर पास होने वाले भारतीय युवाओं के एक वर्ग में कोई भी आशा और उत्साह के साथ साथ संगीत का संचार पैदा करे, उससे मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वरना तो क्या ही है, कब राजनीति में गाय और मुसलमान आ जाए और उसके नाम पर समाज में दहशत पैदा हो जाए। उससे कहीं ज्यादा अच्छा है भारत के युवा कोल्ड प्ले को सुनते रहें। हमें लगा था कि 10 साल में पाश्चात्य संस्कृति का विरोध चरम पर पहुंच गया है। भारत की जनता औपनिवेशीकरण से बाहर आ चुकी है। सरकार जगहों के नाम बदल बदल कर यकीन दिला रही है कि औपनिवेशिक मानसिकता से आजादी दिलाने में लगी है। गनीमत है कि अंग्रेजी गाने इस सूची से बाहर हैं, इनका हिंदीकरण नहीं किया गया है। युवा जानते हैं कि नाम बदलकर नेता अपना शौक पूरा करते हैं। इस राजनीति में अब कोई संगीत नहीं बचा है। सुनने में लगता है कोई बड़ा काम हो रहा है, इसलिए युवाओं का एक वर्ग यहां से निकलकर 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए के टिकट की लाइन में लग गया है। वह कहीं से औपनिवेशिक नहीं हो रहा है। समाज में सूचनाएं कितनी परतों में चलती हैं। हेडलाइन के दुनिया में ऐसे कॉन्सर्ट आज भी पहले पन्ने पर नहीं छपते, लेकिन युवा इनके पीछे भागे जा रहे हैं। एंटी मुस्लिम राजनीति के चक्कर में दंगाई बनने से कहीं ज्यादा अच्छा है रॉक बैंड के पास जाकर रात भर झूमते रहें। बाकी संस्कृति की रक्षा कॉन्सर्ट से लौटकर देख ली जाएगी। संस्कृति अपनी ही जगह पर सुरक्षित मिलेगी। बस इतना हो जाए कि नेता कोल्ड प्ले टिकट वितरण योजना शुरू कर दें, मैनिफेस्टो में वादा कर दें। सरकार बनाकर नौकरी तो दे नहीं पाते, 2 टिकट ही दे दें। इस वीडियो के लिए पढ़ाई करते वक्त वाकई मजा आया। मैं तो यही मांग करूंगा कि कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हर जिले में आयोजित हो। बाकी देश के युवाओं के लिए मैं इससे ज्यादा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूं, ना कर सकता हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।